जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द सेकंड चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज, दैट इज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारी बुक है, फर्स्ट हमारी बुक कौन सी थी, बिजनेस की नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें कि हमने टोटल जो मैनेजमेंट के फंक्शंस थे उनको हमने पढ़ा था। मैनेजमेंट, उसके इंपॉर्टेंस, फीचर्स, उसके प्रिंसिपल्स और बिजनेस के एनवायरनमेंट को पढ़ा, उसके फंक्शंस को पढ़ा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। उसके बाद अब जो सेकंड बुक है पार्ट बी, आज से उसको हम लोग शुरू करेंगे और बहुत ही जल्द इन सभी को फिनिश करते हुए फिर अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेट्स बिगिन। तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो होता क्या है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या है, उसमें वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि फाइनेंस जो है, पैसा जैसे बोलते हैं, फंड जो मनी है, कैपिटल है, उसको मैनेज करना, वही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसको आप फाइनेंस भी बोल सकते हो, कोई लोग फिनांस भी बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट वही है कि जो पैसा है, जो फंड्स है, जिसके लिए बिजनेस जो है एग्जिस्ट करता है मार्केट में, पैसा कमाने के लिए, पैसा लगाने के लिए। ठीक है, उसको कितने अच्छे से एक जो मैनेजर है वो मैनेज कर सकता है, क्या क्या रोल उसके हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले से शुरू करते हैं जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप समझ गए कि जो फाइनेंस है उसको मैनेज करना। ठीक है, कौन करेगा, मैनेजर। ठीक है, तो फर्स्ट जो आती है, सबसे फर्स्ट डेफिनेशन जो आती है वो है बिजनेस फाइनेंस। कि एक्चुअली फाइनेंस होता क्या है, पहले तो यही जान लेना कि जो बिजनेस में जो पैसा लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस इज व्हाट, बिजनेस फाइनेंस इज द मनी, ये एक वो पैसा है जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, फॉर कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटीज। जो भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हैं उन सभी को ऑपरेट करने के लिए, उन सभी को लाइक एक कैरी करने के लिए जो पैसा, जो फंड चाहिए है, जो मनी चाहिए, उसी बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि यार कोई भी बिजनेस आपको शुरू करना है तो उसके लिए पैसा चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ पे चैनल मैंने बनाया अपना, चैनल के लिए फ़ोन चाहिए, उसके लिए फिर उसमें रिचार्ज होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं ये बोर्ड लेके आया, मैं मार्कर लेके आया, माइक लेके आया, ट्राइपॉड लेके आया, उसके बाद फिर जो है मैंने पूरा स्टार्ट किया। तो यही जो हमने पूरा जो सारा कुछ हमने पैसा लगाया इसमें, मार्कर में, बोर्ड में, माइक में, स्टैंड में, है ना। तो ये क्या है, यही तो ये क्या है, यही तो है पैसा, यही तो है कैपिटल। ठीक है, जो कि हमारी ये जो हमारा बिजनेस है, जो हमारा ये काम है, इसको ये कैरी कर रही है, ऑपरेट कर रही है। ठीक है, तो पैसा बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म। ठीक है, आप सही से समझना ध्यान से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और मैं बात करूँ तो ये पूरी जो बुक है, ये इसके कुछ ही चैप्टर इसमें हैं, तो वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, ये वाला जो है आंसर डेफिनेशन, ये 1 या 2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है। तो देखो, कैपिटल जो है 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक शॉर्ट टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि जिस चीज़ में हमने पैसा लंबे समय तक लगा दिया, वो एसेट, वो चीज़ हमारा, वो प्रॉपर्टी हमारी जिसमें कि हमने पैसा लंबे समय तक लगाया, यानी कि हमने उसमें पैसा लगाया जो चीज़ लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, अब इस बोर्ड में मैंने पैसा लगाया। ठीक है, अब ये बोर्ड हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है, ये हमारा लंबे समय तक चलेगा, जल्दी ख़राब नहीं होगा, है ना। उसके बाद ये इसमें पैसा लगाया, लेकिन ये तो हमारा रोज़ आएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, फिर से इसका जो है इंक डालना पड़ेगा। माइक जो है, मेरा माइक जो है लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसके अंदर सेल पड़ता है, वो शॉर्ट टर्म है। ठीक है, उसके लिए रोज़ सेल लेके आना पड़ेगा, है ना। तो लॉन्ग टर्म मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म को ही हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म जो आता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो वही है कि जो पैसा लंबे समय में हमने लगा दिया। दूसरा आता है शॉर्ट टर्म, यानी कि जो वर्किंग कैपिटल जिसे हम बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल क्या होता है कि वो चीज़, वो पैसा जो काम धंधे में यूज़ हो रहा है, वर्क में यूज़ हो रहा है, वर्किंग कैपिटल जो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं जो हो रही हैं रोज़ की रोज़, उनमें जो पैसा यूज़ हो रहा है। अब जो मैं माइक है, माइक मेरा परमानेंट है, बट जिसमें जो सेल पड़ता है वो मुझे चाहिए 15 या 10 डेज़ में मैं इसको एक्सचेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो वो मेरे को चाहिए ना, तो वो क्या है, वो वर्किंग कैपिटल, उसमें पैसा चाहिए। इंक के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो वो सारा क्या है, वो है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो कैपिटल 2 तरह का होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, तो देखो क्या होता है, इट रिफर्स टू इफिशिएंट एक्विजिशन। पहली चीज तो एक्विजिशन, कि क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्या है, ये है इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ किसका, फाइनेंस का।
इफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, यानी कि पहली बात तो एक्विजिशन का मतलब क्या, एक्वायर करना, पैसा लेना। कहाँ से आप पैसा एक्वायर करोगे, पैसा आप लोगे कहाँ से? अगर आपको कोई बिजनेस शुरू करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपने पैसा कहाँ से लिया? जैसे मैं हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स से लिया, ठीक है। अब आपको कहाँ से लेना है? आप जनता से उधार पे लोगे, या बैंक से लोन लोगे, या अपने फ्रेंड से लोगे, कहाँ से आप लोगे? तो फर्स्ट है एक्विजिशन ऑफ फंड्स, ठीक है। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 चीज़ें हैं। पहले एक्विजिशन, पैसा लोगे कहाँ से? अब ले लिया है तो उसको इन्वेस्ट कहाँ करना है, उसको आप लगाओगे कहाँ पे, जिससे कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिल सके। अब आपने रिटर्न आपको मिल गया, आपने इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न मिल गया। अब जो पैसा प्रॉफिट आया उसको कैसे आप जो है डिस्पोज करते हो, उसको आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो सरप्लस को, ये सिर्फ 3 चीज़ें इसमें है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, कि जो फाइनेंस है उसको आप एक्वायर कहाँ से करोगे, लोगे कहाँ से? आपको पैसा मिल गया, उसके बाद क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। दूसरा है, पहला तो क्या, एक्वायर, पैसा हमको मिल गया, अब हमको उसको यूज़ भी तो करना है, तो इफ़िशिएंट यूज़ करना है, बिल्कुल ठीक से, कोई वेस्टेज ना हो, और ऐसी जगह हम पैसा इन्वेस्ट करें, ऐसी जगह हम पैसा लगाएँ जहाँ से हमें मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ठीक है, मैक्सिमम आउटकम हमारा निकल के आए, ठीक है। क्योंकि जो इन्वेस्टर, वही तो अच्छे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, जो मैनेजर्स होते हैं, तभी तो जो बिज़नेस चलता है। क्योंकि मैनेजर्स अगर यही नहीं सोचेंगे, किसी भी चीज़ में पैसा लगा देंगे, जैसे मैं हूँ, मैंने ये देखा कि मैं किस तरह का बोर्ड लाऊँ जिसमें मैं कम से कम पैसा लगे और मैं उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर पाऊँ, ठीक है। मैं किस तरह का इंक लेके आऊँ, जो मेरा मार्कर है, जिससे कि मैं बढ़िया से लिख पाऊँ, जिससे कि मुझे जो प्रॉफिट है वो अच्छा मिले, ठीक है। तो ये पहले तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस वो करना है। उसके बाद फिर है एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, ठीक है। पहले तो एक्वायर किया, पैसा लिया, फिर हमने लगाया, लगाने के बाद हमको प्रॉफिट मिला, सरप्लस मिला, हमारा अर्निंग हुई। अब उस अर्निंग के बाद हमें कितने अच्छे से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितने अच्छे से हम उसको डिस्पोज करते हैं, किसको? जो सरप्लस है, जो प्रॉफिट है हमारा, उसको। किसके लिए? फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ कंपनी, ठीक है। जिससे कि हमारी जो कंपनी है, हमारा जो बिजनेस है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत ही स्मूथ, एकदम स्मूथली वे में वो है एकदम ऑपरेट हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ 3 चीज़ें आती हैं। फर्स्ट इज़ एक्विजिशन ऑफ फंड्स, कि पैसा आप ले कहाँ से रहे हो, बैंक से लोन ले रहे हो, अपने दोस्तों से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो? अपने बिज़नेस को चलाने के लिए। उसके बाद आपको पैसा मिल गया, अब आप नॉर्मल सोचो ना, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो, तो पहले तो आप ये देखेंगे कि भाई बिज़नेस शुरू करना है, तो पैसा तो चाहिए ना, क्योंकि पैसा आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। पैसा नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना? तो पहली चीज़, आपने पैसा लिया, कहीं से भी आपने लोन वोन जो भी लिया, अपने पेरेंट्स से लिया। अब आपके पास एक्वायर हो गया ना पैसा, एक्विजिशन ऑफ फंड्स हो गया। उसके बाद अब आप ये सोचेंगे कि इस पैसों को मैं कितने अच्छे से किस चीज़ में लगाऊँ, इसका यूटिलाइजेशन मैं कैसे कर सकूँ, कहाँ इन्वेस्ट करूँ, जहाँ से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिल सके, ठीक है। अब आपने पैसा लगाया, वहाँ से आपको फ़ायदा हुआ, फ़ायदा होने के बाद अब आप ये भी तो सोचेंगे कि इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूँ, मेरे और सारे एम्प्लॉइज़ हैं, उनको कितना दूँ, मैं रिज़र्व में कितना रखूँ, खुद कितना यूज़ करूँ, ठीक है। वो सारा कुछ क्या है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ इनकम और सरप्लस और प्रॉफिट, ठीक है। जिसके वजह से आपकी जो बिज़नेस है वो बहुत ही अच्छे से ऑपरेट हो सके, ठीक है। क्योंकि अगर आप पैसा सही से एक्वायर नहीं कर पाएँगे, प्रॉब्लम है। एक्वायर कर लिया, सही से इन्वेस्ट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद इन्वेस्ट करके आपको प्रॉफिट मिल गया, फिर आपने सही से उसको यूटिलाइज़ नहीं, मतलब सही से उसको आपने डिस्पोज़ नहीं किया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। जिससे कि आपकी जो वर्किंग जो लाइफ़ है आपकी कंपनी की, वो बिगड़ जाएगी एकदम, ठीक है। तो क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ द आर्ट, कि एक कला है किसकी, रेज़िंग मनी, कि कैसे पैसे को रेज़ करना है, कैसे पैसे को बढ़ाना है। उसके बाद स्पेंडिंग इट वाइज़ली, और हमने पैसे को बढ़ा लिया, आज हमारे पास ₹100 थे, हमने उनको इन्वेस्ट करके आज हमारे पास 1000 हो गए। उसके बाद अब कितने अच्छे से उसको हम स्पेंड कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो वो क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, कि कितने अच्छे से हम अपने पैसे को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आप सब लोग समझ चुके होंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। पहले तो पैसा लेना, इन्वेस्ट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना, बस। तो इसमें 3 चीज़ें आती हैं। प्रिक्योरमेंट ऑफ फंड्स, पहले तो पैसा लेना, फिर इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, की इन्वेस्ट करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, कि अब जो पैसा आ गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि जो रोल है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वो किन किन रोलों को जो अदा करता है कि बिजनेस में कैसे कैसे वो अपने बिजनेस को देखता है, सही से ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर एक फाइनेंशियल मैनेजर के हिसाब से सोच के चलना कि हम मैं एक किसी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजर हूँ, जो चीज़ें मुझे करनी है वो आप यहाँ पे समझोगे, ठीक है। अगर आप ऐसे लेके चलोगे तो नहीं, आप पहले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपने को वहाँ पे लेके आओ, तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। क्योंकि देखो यार, अगर आप अभी स्टूडेंट हो, ठीक है, तो कोई भी आप पढ़ाई करते हो, किसी भी चीज़ की हो,
हर जगह अपने आप को यूज़ करो कि हाँ, नहीं मैं इस पोज़ीशन पे हूँ, फिर मेरे साथ अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे करूँगा? तो आप अच्छे से समझ जाओगे, कभी भूलोगे भी नहीं, ठीक है? तो रूल ऑफ मैनेजमेंट में जो फर्स्ट है, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो हमारे हो गए, ठीक है? जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका डिटर्मिनेशन करना। फिक्स्ड एसेट्स जैसे हमारी मशीनरी हो गई, ठीक है? जो हमारी मशीनरी है, वो सारा कुछ क्या है, वो हमारे फिक्स्ड एसेट्स हैं। जो हमारे एसेट्स हमारी जो बिज़नेस है उसमें यूज़ हो रहा है, वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो एक जो फाइनेंशियल मैनेजर होता है, उसी को तो पता होता है कि ना हम जो पैसा है, हमारे जो एसेट्स हैं, हम उनमें पैसा कितना लगाएँ। हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, तो उनमें कितना पैसा लगाएँ, अगर शॉर्ट टर्म में तो उनमें कितना पैसा लगाएँ, ठीक है? क्योंकि जो मैं जैसे मैं हूँ, मेरे को ही पता है कि मैं कितना पैसा लगाऊँ जो मेरा अच्छा बोर्ड आ जाए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है? ये मेरा बोर्ड कितने का है, ये सारा क्या ये मेरे को तो पता है क्योंकि मैं इसका मैनेजर हूँ, है ना? तो जो डिटर्मिनेशन जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका एक रोल प्ले करता है कि वो फिक्स्ड एसेट्स को डिटरमाइन करता है कि मैं कितना पैसा किस चीज़ में लगाऊँ, ठीक है? तो फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे फर्नीचर का बिज़नेस है, तो उसने अपनी मशीनरी जो खरीदी फर्नीचर्स, टेबल्स, चेयर्स को बनाने के लिए, तो वो क्या है? वो एक उसके फिक्स्ड एसेट्स है, लंबे समय तक चलेंगे। उसने जो मशीनरी खरीद ली, अब ऐसा नहीं है तो आज खत्म हो गई, परसों खत्म हो गई, ऐसा थोड़ी ना है, वो तो लंबे समय तक चलेगी। तो वहीं आपको सोचना है कि मैं पैसा जो है कितना लगाऊँ? मैं रेंट पे ले लूँ या मैं सीधी खरीद लूँ अपनी खुद की? ठीक है, आप रेंट भी तो ले सकते हो, लेकिन रेंट पे जो चीज़ें खराब हो जाती हैं, ठीक भी नहीं है, तो कोई अपनी खुद की ले आता है, जो लंबे समय तक हो जाती है, ठीक है? दूसरा है डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। करंट एसेट्स को डिटरमाइन करना, ठीक है? देखो, करंट एसेट्स में आता है जैसे बिल्स रिसीवेबल हो गए, ठीक है? डेटर्स हो गए, लेनदार जो हो गए आपके, ठीक है? वो क्या है, वो सारे जो है करंट एसेट्स है, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 करोड़ रुपए हैं, ठीक है? 2 करोड़ रुपए आपके पास है, आपने 1 करोड़ रुपए फिक्स एसेट्स में लगा दिए, 1 करोड़, ठीक है? अब आपके पास बचे 1 करोड़। आपने क्या किया 40 लाख को अपने रिज़र्व में रख लिया, ठीक है? उसके बाद बचे आपके पास 60 लाख, 60 लाख बचे, मेरी मैथ शायद इतनी है, 60 लाख ही बचे होंगे, है ना? तो अब आपने क्या किया, अब आपने सोचा कि कितना पैसा हम स्टॉक में रखें, कि कितने की जो पैसा है हमारा इन्वेंट्री हो, हमारे प्रोडक्ट हो, ठीक है? वो आपने देखा। उसके बाद कितने हमारे डेटर्स हों, हमारे जो कर्ज़ है, कितना पैसा हम कर्ज़ पे दे सकते हैं। तो ये सारा जो है स्टॉक, इन्वेंट्री, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है? ये सारा आता है करंट एसेट्स में, ठीक है? और फिक्स्ड एसेट्स में मशीनरीज़ आ जाती हैं, ठीक है? तो यही तो है ना, जो मैनेजर होता है वो बताता है कि यार इतने की हम मशीनरी खरीद लेते हैं और हमको 10 लाख से ज़्यादा का कर्ज़ा किसी को नहीं देना, अगर बड़े बिज़नेसेस हैं तो। लोग बोलते हैं ना कि यार भैया यार इससे ज़्यादा हम कर्ज़ा नहीं दे सकते, हमारी जो बिज़नेस है उसमें लॉस हो जाएगा। तो वही तो ना कि डेटर देखते हैं कि हम कर्ज़ कितना दे सकते हैं, ठीक है? तो वही है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग। इसमें ये आता है कि जो हमारा पैसा है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए लगाएं या शॉर्ट टर्म के लिए लगाएं। अगर हमें कोई चीज़ लेनी है तो हम उसे रेंट पे ले लें, ठीक है? या हम उसे सीधा खरीद लें तो लॉन्ग टर्म में हो जाएगी, या आप शॉर्ट टर्म में कर लें। क्या कर लें, क्या ऐसी चीज़ करें जिससे कि हम अच्छा यूज़ कर सकें अपने पैसे का, ठीक है? तो इसमें जो मैनेजर सोचता है कि हम पैसा अपना लंबे समय तक लगाएं या शॉर्ट टर्म के लिए। लंबे समय तक वो खरीद लेगा, शॉर्ट टर्म के लिए वो रेंट पे ले लेगा, ठीक है? उसके बाद आता है डिटर्मिनेशन ऑफ ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेट और इक्विटी। कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है लंबे समय तक, ठीक है? अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए, ठीक है? लॉन्ग टर्म फाइनेंस अगर आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप डेट कर्जा लेंगे या इक्विटी करेंगे? इक्विटी का मतलब क्या होगा? शेयर्स आप देंगे, ठीक है? अब देखो डेट में आता है, जैसे डेट की बात करें तो डेट में आता है डेवेंचर्स। डिबेंचर्स हो गए, ठीक है? अकाउंट तो पढ़ते हो ना आप। तो इक्विटी में आ गया शेयर होल्डर्स, शेयर्स जो हो गए, ठीक है? अब डिबेंचर में क्या होता है कि जिससे हमने जितना पैसा लिया है, उस पैसे के हिसाब से उसने जितना इंटरेस्ट बोला उसको हमें देना पड़ेगा। हमारा बिज़नेस चाहे प्रॉफ़िट में हो चाहे लॉस में हो, हमको देना पड़ेगा। लेकिन शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स में हम लोग ओनर्स बनाते हैं, ठीक है? जैसे हमारी बिज़नेस है, हमारा बिज़नेस इतना बड़ा है, ठीक है? हमारे बहुत सारे शेयर होल्डर्स, आपको पता है जिसके पास 51% शेयर्स होते हैं वो ओनर बन जाता है उस बिज़नेस का, ठीक है? अब हमने इतना पार्ट अपना कोई भी एक चीज़ उठाई और किसी एक इंसान को दे दी, उससे बोला इतना शेयर हमारा 10 लाख का है, ठीक है? 10 लाख का हमको पैसे चाहिए थे, तो हमने अपने बिज़नेस का इतना सा पार्ट उसको दे दिया और 10 लाख रुपए हमको मिल गए। अब वो ओनर हो गया। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? ओनर्स होते हैं उस बिज़नेस के, ठीक है? तो इसमें क्या है, हमने ओनर्स बना दिया, ठीक है? अब अगर हमारा बिज़नेस प्रॉफ़िट में है, तो उसको डिविडेंड मिलेगा। शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, ठीक है? तो उनको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन अगर लॉस में तो नहीं मिलेगा। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं,
उनका क्या है, हम वो हमको पैसा देते हैं और हमको उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर हमारा बिज़नेस लॉस में है, फिर भी उनको देना पड़ेगा, ठीक है? तो यही है कि अगर हमको पैसा चाहिए, तो हम डिबेंचर्स लें या शेयर्स लें, क्या करें? वो आपको देखना है कि आपको कर्ज़ा लेना है या आप ओनर्स को बनाना है, वो सारा कुछ आपके ऊपर है। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट कौन-सा होता है? जैसे लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि इसमें ये भी बहुत सारी आइटम्स होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। जैसे बात करें इंटरेस्ट की, अगर आपने किसी से कर्जा लिया है तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट बनाना है, कितना इंटरेस्ट देना चाहिए, कितना ठीक है, कितना नहीं। आपको जो फिक्स एसेट्स हैं, आपने मशीनरी ली, आपने जो मशीनरी ये वाली खरीदी 10 लाख की, ठीक है, 10 लाख की आपने मशीनरी खरीदी, अब इस पे हर साल इसकी वैल्यू कम होगी, वैल्यू इसकी कम होगी ना, तो उसे क्या बोलते हैं? उसी को तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। जो फिक्स एसेट्स हैं उनकी वैल्यू कम होगी। अब आपने आज फ़ोन ले लिया 10,000 रुपए का, अब आप 6 महीने बाद किसी को बेचेंगे, तो उसकी कीमत क्या बेचेगी? 4-5 हज़ार रुपए मुश्किल से, ठीक है? तो वही तो है डेप्रिसिएशन, ठीक है? तो इसमें डेप्रिसिएशन, अब जो आपके फिक्स एसेट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन पड़ेगा, वो सारा कुछ जो है पी एंड एल अकाउंट में आ जाता है। तो मैनेजर को पहले अपने करंट एसेट्स को देखना पड़ता है, फिक्स एसेट्स को देखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में पैसा लगाएँ वो देखना पड़ता है, जो पैसा चाहिए वो हम कर्जा लें, इक्विटी करें, उससे देखना पड़ता है। फिर बहुत सारी जो पी एंड एल अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैनेज करना, बैलेंस शीट वगैरह, वो सारा कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है? तो यही टोटल था रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम लोग देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, ठीक है? कि जो ऑब्जेक्टिव्स है, क्या उनके पर्पस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एम है वो क्या रहता है, वो किस चीज़ के लिए वर्क करता है, ठीक है? वो देखते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो है कि वो मैक्सिमाइज कर पाए शेयर होल्डर्स की वेल्थ को। ऑलराइट, कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल मैनेजर्स है, वो इसलिए काम करते हैं, उनका पर्पस सिर्फ एम जो है वो इतना रहता है कि उनके जो शेयर होल्डर्स हैं जो ओनर्स उनके हैं, ठीक है, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, उनका जो प्रॉफिट है, उन्हें जो डिविडेंड मिलता है ना, वो उन्हें ज़्यादा मिल पाए, उनकी जो वेल्थ है, उनकी जो वेल्थ है वो ज़्यादा हो सके, क्योंकि जो बिजनेस है वो जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से रिटर्न लेगा, जितना ज़्यादा उसे प्रॉफिट होगा, उतना ही ज़्यादा उसके जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ओनर्स हैं, उनको पैसे मिलेंगे, उनको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड मिलेगा तो उनका वेल्थ बढ़ेगा, ठीक है? यानी कि जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं एक बिज़नेस में, उनका जो वेल्थ है, उन्हें डिविडेंड ज़्यादा मिल पाए, ठीक है? तो उस चीज़ पे फ़ोकस करता है सिर्फ़ एक मैनेजर, ठीक है? यानी कि ईच फाइनेंशियल डिसीज़न, जो भी फाइनेंशियल डिसीज़न्स लेंगे, उन सब की वजह से कुछ ना कुछ वैल्यू तो ऐड ज़रूर होगी इक्विटी शेयर्स में, ठीक है? अब जो अच्छे डिसीज़न्स लेंगे कि कहाँ पैसा किस तरह से कम रेट पे पैसा मिल पाए, फिर कितने अच्छे से हम पैसा उसको इन्वेस्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। उसके बाद हम थोड़ा पैसा रिज़र्व में भी रखेंगे, बाकी अपना डिविडेंड प्रॉफ़िट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे, ठीक है? तो जितने अच्छे से डिसीज़न्स लेंगे, उतना जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, फिर उसी से तो जो बिज़नेस है उसकी वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि बिज़नेस जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाता है, जो बिज़नेस जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाएगा, ठीक है? तो उसी से तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसी से तो उसकी गुडविल बढ़ेगी, तो शेयर्स जो हैं उनके भी पैसे बढ़ेंगे। अब जो जितना प्रॉफ़िट उसने कमाया है एक बिज़नेस ने, तो उसी से ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा शेयर होल्डर्स को। अब जितना ज़्यादा शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलेगा, उसी से और लोग भी बहुत सारा अट्रैक्ट होंगे उस बिज़नेस के लिए, ठीक है? तो फिर वो भी शेयर होल्डर्स बनना चाहेंगे, तो पैसे देंगे और शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, ठीक है? तो इसी से तो यही होता है ना कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, जो मैनेजर है, वो मैनेज करता है अपने फंड्स को, फिर देखता है कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है हमारा। फिर वो देखता है कि हम पैसा कितना ले रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, कितना रिटर्न मिल रहा है। जितना ज़्यादा रिटर्न होगा, जितना ज़्यादा पैसा लेगा, जितना ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलेगा बिज़नेस के ओनर्स हैं उनको, ठीक है? तो उसी से तो और लोग उसमें जुड़ेंगे, उसके बाद शेयर्स भी बढ़ेंगे, ठीक है? फिर है पुअर फाइनेंशियल डिसीज़न्स, कोई लोग गलत डिसीज़न्स ले लेते हैं, जितने अच्छे नहीं होते वो, तो वो क्या करते हैं, वो ड्रैग कर देते हैं शेयर के प्राइस को, नीचे ले आते हैं प्राइस को, ठीक है? क्योंकि आप गलत डिसीज़न्स लोगे, आप पैसा बहुत रेट में ले रहे हो, उसके बाद पैसा आपने ऐसी जगह लगा दिया कि बहुत कम पैसा आपको रिटर्न में मिल रहा है ना? तो उसकी वजह से जितना कम प्रॉफ़िट होगा, शेयर होल्डर्स को कम पैसा मिलेगा, ठीक है? उसी हिसाब से आपकी वैल्यू भी गिरती जाएगी, ठीक है? फिर आता है फॉलोइंग एक्शंस, तो एक्शंस क्या-क्या लिए जाते हैं कि जिससे कि जो शेयर होल्डर्स हैं, उनको ज़्यादा डिविडेंड मिल सके। कैसे आप जो अपने पैसे को अच्छे से यूज़ कर सकते हो, कैसे आप अपने पैसे को यूज़ करके अच्छे से डिविडेंड जो है, बहुत अच्छे डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे सकते हो। तो उसके लिए फर्स्ट है इंश्योर इनफ फंड्स एट रीज़नेबल कॉस्ट। पहली बात तो ये है कि जहाँ से आप पैसा एक्वायर कर रहे हो, ठीक है? तो
आप इस तरह से पैसा लो, इस जगह से पैसा एक्वायर करो जिस जगह से आपको कम से कम एक लाइक रीज़नेबल कॉस्ट पे आपको वो पैसा मिले, ठीक है? अगर आप ने किसी जगह से लोन लिया है तो आप ऐसे लोन लो कि इंटरेस्ट कम देना पड़े। अब आप देख रहे हो कि लोन लिया, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? अब इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो फिर इन्वेस्टमेंट भी कम हो पाएगा। तो इस जगह से पैसा जो है वो प्रोक्योर करो, एक्वायर करो जिस जगह से आपको जो है पैसा बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट पे मिल पाए, बहुत ही अच्छे रेट पे मिल पाए, ठीक है? क्योंकि जितना अच्छे रेट पे आप पैसा ले पाएँगे, वो तो वैल्यू जो बची हुई है वही तो ऐड होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको 10 लाख रुपए की ज़रूरत है, ठीक है? अब आपने किसी इंसान से लिया, ठीक है? बैंक जो है वो आपको 10 लाख रुपए 3 लाख पे दे रही है कि 3 लाख का इंटरेस्ट चाहिए, 10 लाख रुपए ले लो, ठीक है? उसके बाद जो जो प्राइवेट है, जो पब्लिक है, आपने अपने दोस्त से ले लिया तो फ्री में मिल रहा है, अगर दोस्त दे रहा है तो, ठीक है? या थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है, वो 2 लाख में दे रहा है, तो वहाँ से ले लो ना, आपका 1 लाख बच रहा है, 1 लाख आपके बिज़नेस में तो ऐड होगा ना। अगर आप बैंक से लेंगे तो फालतू का खर्च होगा, है ना? तो आप रीज़नेबल कॉस्ट पे पहले जो है फंड्स को लो। उसके बाद इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड्स। सेफ्टी ऑफ फंड्स का मतलब क्या है कि जो फंड्स हैं उनके लिए एक सेफ्टी, उनके लिए एक रिज़र्व भी बना के रखो कि हमने इस चीज़ में 10 लाख रुपए लगा दिए, अगर हमारा ख़त्म भी हो जाएगा तो हमारे चलो इतना रिज़र्व है, वो हम उस चीज़ को सही करने के लिए यूज़ कर लेंगे, ठीक है? तो सेफ्टी जो है वो भी बना के रखो अपने फंड्स के लिए, रिज़र्व बना के रखो, इसका मतलब ये है, ठीक है? फिर इंश्योर इफ़ेक्टिव, एफिशिएंट एंड प्रॉफिटेबल यूटिलाइज़ेशन, कि इसमें क्या है कि अब आपने पैसा ले लिया, एक्वायर कर लिया, उसके बाद आप उस पैसे को इस जगह इन्वेस्ट करो, उस जगह इन्वेस्ट करो जिस जगह से आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल पाए, ज़्यादा इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट जो है प्रॉफिट हो पाए आपको बहुत ही अच्छा, जो कि आपके शेयर होल्डर्स के लिए बढ़िया हो, ठीक है? क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा, जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, उतना ज़्यादा बढ़िया है। हर एक इन्वेस्टर इसी की लाग में रहता है कि कम से कम पैसे में कितना ज़्यादा जो है इंटरेस्ट ले पाएँ, कितना ज़्यादा जो है हम उससे, क्योंकि हर इन्वेस्टर इसी की ताक में रहता है कि कितने कम पैसों में हमें कितना ज़्यादा जो है वो रिटर्न मिल सकता है। फिर है इंश्योर दैट, ये करो कि फाइनेंस जो है वो इडल नहीं रहना चाहिए, कि ठीक है, इसमें ये आता है कि जो पैसा है ना वो बेकार नहीं रखना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? बेकार, फालतू का हम बोल सकते हैं कि आपने जो पैसा लिया, आपने 10 लाख रुपए ले लिए, ठीक है? अब 10 लाख के बाद आपने 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है? उससे आपको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन 4 लाख रुपए जो है वो फालतू में पड़े हैं अकाउंट में, ठीक है? आपने 10 लाख ले लिए, लेकिन वो 4 लाख तो आपने कहीं यूज़ ही नहीं किया। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बोलता है कि आपने 10 लाख रुपए ले लिए, 6 लाख यूज़ कर रहे हो आप, ठीक है? अब 4 लाख आपके अकाउंट में पड़े हैं, लेकिन जो रुपए अकाउंट में पड़े हैं, उनका आपको इंटरेस्ट भी तो देना है ना, जिससे आपने पैसे लिए हैं। तो उनके ऊपर पैसा तो जा रहा है, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, है ना? तो ये चीज़ बेकार है। तो वो यही बोलते हैं कि कोई भी पैसा फालतू में पड़ा नहीं रहना चाहिए, ठीक है? हर एक पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करो, कोई भी पैसा फालतू में इधर-उधर ना पड़ा रहना चाहिए। हर एक पैसे को सही से सही जगह से यूज़ करो, जिससे कि ज़्यादा रिटर्न मिल सके। तो यही कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। अब कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस भी होते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको डिसीजंस करके लेने पड़ते हैं, तो वो हम देखते हैं, ठीक है? कि जो डिसीजंस हैं, ये जो डिसीजंस हैं, ठीक है, फाइनेंस के लिए लिए जाते हैं, कि जो डिसीजंस हैं फाइनेंस के लिए कौन-कौन से हैं? फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट, हमने पढ़ा था। पहली बात तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है कि अगर हमें कोई चीज़ सोचनी है पहले तो हम ये सोचेंगे ना कि हम किस जगह पे इन्वेस्ट करें, किस जगह पे हम पैसा लगाएँ, किस जगह पे हमको पैसा लगाना चाहिए जहाँ से हमें ज़्यादा रिटर्न मिले। पहले तो हमने वो देखा कि इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ से करना है, कितना करना है, ठीक है? तो आपने सोचा कि हम लॉन्ग टर्म करें या हम शॉर्ट टर्म लगे। शॉर्ट टर्म क्या है, रेंट पे ले लेंगे, लॉन्ग टर्म हम पैसा लंबे समय तक लगा लेंगे, सीधा मशीन खरीद लाएँगे, ठीक है। दूसरा है फाइनेंस डिसीज़न, अब आपने इन्वेस्टमेंट करने का सोच लिया कि हमें उस जगह पैसा लगाना है, ठीक है। अब आपको शेयर खरीदना है, यानी कि अब आप शेयर देना है या आपको डेट करना है, क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब आपको कर्ज में पैसा लेना है या आपको ओनर्स बनाने हैं? अब आपने शेयर होल्डर्स जो है वो आपने बना लिए, आपने जो बिज़नेस है आपने उसका शेयर दे दिया किसी इंसान को, उसने आपको पैसा दे दिया, वो डिविडेंड लेगा। लेकिन किसी को आपने डिबेंचर्स दे दिए, ठीक है? उससे क्या किया आपने, उससे आपने पैसा लिया, बाद में उसको आप इंटरेस्ट दोगे, ठीक है? तो आपको कर्ज लेना है या ओनर्स बनाना है, क्या करना है वो फाइनेंस में आता है। फिर डिविडेंड की, अब प्रॉफिट आ गया, आप आपने पैसा कमा लिया, ठीक है? बात खत्म। खत्म नहीं होती यहाँ पे अब ये है कि डिविडेंड जो है वो क्या करना है आपको, डिविडेंड का डिसीजन लेना पड़ता है कि आपने प्रॉफिट जो कमाया है, अब वो आपको पूरा प्रॉफिट आपको एकदम आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कि आपने 10 लाख का प्रॉफिट कमा लिया, आपने 10 लाख सारा कुछ शेयर होल्डर्स को दे दिया और बाँट लिया, सारा कुछ खत्म कर दिया। या आपको रिटेन्ड अर्निंग भी करनी है। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है कि जो पैसा आपने अर्न किया है, उसको रिज़र्व में भी रखना, कुछ रखना आप उसको, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक बिज़नेस है, ठीक है? बिज़नेस है ना, मान के चलो आपने 1 करोड़ रुपए उस बिज़नेस से कमा लिए, आपको प्रॉफ़िट हुआ। फिर आपने ये सोचा कि ऐसा करते हैं भाइयों, हम लोग 40 लाख रुपए
अपने रिजर्व में रख लेते हैं कि कभी कहीं काम आ गए तो हम उसको लगा दें, क्या पता कब काम पड़ जाए, तो हम वहाँ पर इनको पैसों को लगा लेंगे 40 लाख को। फिर जो 60 लाख बचे हैं ना, इनमें से हम अपना जो है शेयर्स को शेयर होल्डर जो है उनको दे देते हैं, बाकी फिर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो यही सारा रिटर्न अर्निंग का मतलब क्या है कि कुछ पैसा रिजर्व में भी रखना, क्या पता कब काम आ जाए, ठीक है ना। तो यही डिसीजंस होते हैं ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फाइनेंस में शेयर्स डेबिट और डेट, और डिविडेंड में प्रॉफिट और रिटर्न अर्निंग्स। तो गाइज यही था हमारा टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये जो इनके फाइनेंशियल डिसीजंस है ना, इनको हम नेक्स्ट क्लास में ब्रीफली पढ़ेंगे सभी को। उसके बाद इनके कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इनको अफेक्ट भी करते हैं, वो सारे भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी जो जो क्या फैक्टर्स है जो इनको अफेक्ट करते हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो गाइज हम लोग अपनी इस क्लास को इधर ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसमें कि हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल डिसीजंस और भी बहुत सारी चीज़ें उनको। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी, बहुत ही हेल्पफुल रही होगी, जिससे कि आपको ये सारा कुछ जो बेसिक मैंने अभी तक क्लियर कर दिया है, ठीक है। जो भी है इसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक था, उसके रोल, उसके ऑब्जेक्टिव, वो होता क्या है, डिसीजंस क्या है, कैसे फाइनेंस को मैनेज करते हैं, वो सारा कुछ जो बेसिक्स थे, आई होप मैंने आपको समझा दिए और आप भी सही से समझ चुके होंगे। अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, हमेशा कमेंट कर देना, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो लाइक भी कर देना और प्लेटफॉर्म को भी ज्वाइन कर लेना, यानी कि सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल आइकन है वो भी ऑल पे सेट रखना, जिससे कि हमारी जो भी कमिंग नोटिफिकेशंस है, जो भी आने वाली क्लासेस है हमारी, वो सारी आपकी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे, आप पढ़ते रहो, समझते रहो, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कीप स्टडी, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जय श्री राम।